फरीहा के पति ने उसे तलाक देकर बच्ची समेत घर से निकाल दिया तो वो मायके लौट आई, जहां उसके भाई और भाभी का व्यवहार उसके साथ अच्छा न था। और भाभी कहती रहती कि इस मनहूस की शादी कर दो वरना इसका साया मेरे बच्चों पर पड़ जाएगा। तो एक दिन भाई ने उसे एक बूढ़े के साथ ब्याह दिया जिसकी नज़र उसकी बच्ची पर थी। और एक दिन जब वो बच्ची के करीब गया तो फरीहा बच्ची को लेकर दोबारा भाई की चौखट पर आई तो भाई ने उसे धुतकार कर निकाल दिया और पत्नी के साथ बातों में मगन हो गया कि तभी अचानक उसके होश उड़कर रह गए जब घर में साजिद की बात सुनकर फरीहा के सर पर आसमान गिर पड़ा था। वो फटी फटी नजरों से अपने पति को देख रही थी। 13 साल के प्यार और सेवा का उसे यह फल मिला था कि उसके पति ने एक झटके में उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। फरीहा को तो अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि साजिद ने वाकई वो शब्द बोल दिए हैं कि जिसके बाद इन दोनों के बीच कोई रिश्ता बाकी नहीं बचना था। फरीहा ने एक नज़र अपनी बेटी पर डाली जो मासूमियत से अपनी गुड़िया से खेल रही थी और दूसरी नज़र साजिद पर जो नफरत और गुस्से से उसे देख रहा था। फरीहा की आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ पैर कपकपाने लगे। साजिद की माँ ने घूर कर फरीहा को देखा और कहने लगी, ले मेरे बेटे ने तुझे आज़ाद कर दिया, अपना सामान उठा और अब यहाँ से दफा हो जा। तेरी शक्ल देख देख कर मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। साजिद की माँ ने हाथ पकड़कर फरीहा को उसके कमरे में धकेला ताकि वो अपना कुछ सामान ले समेट ले। फरीहा तो अभी तक होशो हवास में भी नहीं थी। उसे कुछ समझ ना आया, बस उसने बेटी की कुछ चीज़ें रखी और अपने एक दो जोड़े और वैसे ही घर से बाहर निकल गई। उसकी बेटी हया पूछने लगी, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं। मासूमियत से गुड़िया हाथ में लिए वो अपनी माँ को देख रही थी जिसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। फरीहा ने एक नज़र हया पर डाली और कहने लगी, बेटा तेरे मामू के घर जा रहे हैं, अब हम वहीं रहेंगे। ये सुनकर हया बड़ी खुश हो गई। उसे मामू के घर जाने का बड़ा शौक था। वहाँ उसकी दोस्ती मामू के बच्चों से थी। वो बहुत खुश होने लगी। उसे अभी इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो हमेशा के लिए अपने मामू के घर क्यों जा रही है। बड़ी मुश्किल से फरीहा ने एक रिक्शा लिया। दुपट्टे के पल्लू में बंधे पैसों से किराया देकर वो अपने भाई के घर पहुंच गई। पूरे रास्ते उसकी आंखों से बहते आंसू न रुके थे। तलाक जैसा दाग उसके दामन पर लगा था जो कभी छुटाया नहीं छूट सकता था। आधे घंटे बाद फरीहा रिक्शे से उतरकर अपने भाई के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा उसकी भाभी ने खोला तो उसके हाथ में सामान देकर पहले तो वह चौंकी और फिर पूछने लगी, सब ठीक तो है फरीहा, 2-4 दिन रहने के लिए आ गई हो। ये कहते हुए उसकी भाभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े अजीब से थे। बड़ी मुश्किल से फरीहा ने खुद पर गुजरी कयामत के बारे में अपनी भाभी को बताया तो वो भी हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, क्या मतलब, हमेशा के लिए लौट आई हो क्या। फरीहा ने हाँ में सिर हिलाया तो उसकी भाभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई और अपने पति को आवाजें देने लगी, असलम कहाँ हैं आप। असलम जो छत पर था बीवी की आवाज पर तेजी से नीचे आया। पूछने लगा, क्या बात है राबिया, क्यों शोर मचा रही हो। राबिया बोली, फरीहा की बात सुनो, अजीब अजीब बातें कर रही है। कह रही है साजिद ने इसे तलाक दे दी है और अभी हमेशा के लिए यहाँ लौट कर आई है। राबिया की बात सुनकर असलम भी चौंक कर बहन की तरफ देखने लगा जिसका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। हाथ में एक काले रंग का थैला था जो सामान से भरा था। दूसरे हाथ से उसने अपनी नन्ही सी हया का हाथ पकड़ रखा था और हया गुड़िया लिए मासूमियत से मामू को देख रही थी। असलम ने हालात की नज़ाकत समझी और फरीहा से कहने लगा, अंदर तो आओ, बैठो तो सही, दरवाजे पर ही क्यों खड़ी हो। ठीक से बताओ क्या बात है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। 13 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद साजिद तुम्हें अचानक ऐसे तलाक क्यों दे देगा। असलम खुद हाथ पकड़कर फरीहा को अंदर ले आया, चारपाई पर बिठाकर उसे पानी पिलाने लगा। राबिया ने तो उठने की भी तकलीफ नहीं की थी। वो पलंग पर बैठी मुंह पर हाथ रखे बस कभी फरीहा को तो कभी उसकी बेटी को तक रही थी। फिर जब असलम ने फरीहा से पूछा कि क्या हुआ है, ठीक तरह से बताओ, मैं खुद साजिद से बात करता हूँ, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ये सुनकर फरीहा फूट फूट कर रोने लगी। गुजरे 13 सालों में जो कुछ उस पर बीता था पहली बार वो भाई को सुना रही थी, जिसे सुनकर असलम हैरान रह गया और राबिया के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई थी। उसे फरीहा की किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फरीहा ने बताया कि साजिद को दूसरी औरतों में दिलचस्पी थी। उसे फरीहा पसंद नहीं थी लेकिन फरीहा फिर भी दिल मार कर अपने पति के साथ गुजारा करती रही। हया के खातिर उसका हर जुल्म बर्दाश्त किया, कभी पति के आगे आवाज न उठाई। फिर भी साजिद ने आज उसे तलाक दे दी। ये सुनकर असलम बिल्कुल दंग रह गया कि उसकी बहन पर गुजरे 13 सालों में क्या कुछ बीत चुका है, जबकि फरीहा सर झुकाए रो रही थी। वह बेबसी की हद पर थी। मायके में भी तो असलम के सिवा और कोई नहीं था और वो जानती थी कि राबिया के दिल में उसके लिए कितनी नफरत है। राबिया को तो उसका घड़ी दो घड़ी भाई से मिलने आना तक पसंद नहीं था। हमेशा के लिए वो उसे कैसे रख सकती थी। बस इसी वजह से फरीहा ने ससुराल में गुजारा किया। लेकिन आज तो उसके पति ने उसे ये कहकर तलाक दे दी कि वो दूसरी शादी करेगा और फिर उससे बेटा पैदा होगा, क्योंकि फरीहा से उसकी सिर्फ एक ही औलाद थी
और वो बेटी थी, उसे बेटा चाहिए था, या फिर शायद बेटे का तो बहाना था। वो फरिया से ही जान छुड़ाना चाहता था। जो भी था, फरिया खाली दामन वापस अपने इस मायके चली आई थी, जहां माँ बाप तो नहीं थे लेकिन उसका इकलौता भाई था। असलम ने उसे तसल्ली दी, कहने लगा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर असलम ने एक कमरा उसे और उसकी बेटी को साफ करके दे दिया, जबकि राबिया तो अपनी जगह टिककर बैठी रही। फरिया और उसकी बेटी कमरे में गए तो राबिया गुस्से में असलम की तरफ देखते हुए कहने लगी, अब ये बलाएं कितने दिन हमारे सर पर सवार रहने वाली हैं। राबिया की बात सुनकर असलम ने गुस्से से उसे देखा और कहने लगा, मेरी बहन की तलाक हो गई है, उसका घर उजड़ गया है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। यहाँ ना आती तो कहाँ जाती वो। राबिया कहने लगी, तो मतलब अब सारी जिंदगी इसका बोझ भी आप ही उठाएंगे? और फिर कौन सा हम आपकी बहन अकेली है, साथ में एक बच्ची भी है। हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे अपने खर्चे हैं, और मुझे तो लगता है आपकी बहन पैदा ही मनहूस हुई है। पहले माँ मर गई, शादी से पहले बाप को खा गई, शादी के बाद अब पति ने भी तलाक देकर निकाल दिया है। अगर इसका साया हमारे बच्चों पर पड़ गया तो उनके भविष्य भी खराब हो जाएंगे। फिर इतनी महंगाई के दौर में हम फरिया और उसकी बेटी का खर्चा क्यों उठाएंगे? मैं तो कहती हूँ इसे कहीं और दफा कर दीजिए। राबिया नफरत की हद पर थी। असलम गुस्से में कहने लगा, अभी वो कुछ दिन यहीं गुजारेगी, उसके बाद सोचेंगे कि इसके साथ आगे क्या करना है। फिलहाल तो मुझसे कोई ऐसी वैसी बात ना करना। राबिया हैरत से पति को देखते हुए पूछने लगी, अचानक बहन के लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से पैदा हो गई? ये सुनकर असलम सर झुक गया। ऐसा नहीं था कि उसे फरिया से मोहब्बत नहीं थी, असलम को बहन बहुत प्यारी थी, इकलौती छोटी बहन थी, लेकिन बीवी के आगे वो हमेशा से मजबूर था। उसकी बीवी बहुत तेज जबान थी, अगर ज्यादा कुछ कहता तो वो बच्चों को लेकर कई कई दिनों के लिए मायके चली जाती और असलम को बच्चों का चेहरा देखने भी ना देती। असलम औलाद की मोहब्बत में मजबूर होकर राबिया की हर कड़वी बात को बर्दाश्त कर ही लिया करता था, और अभी भी ऐसा ही हुआ था। उसने राबिया को यह कहकर चुप करवाने की कोशिश की थी कि कुछ दिनों के बाद उसकी शादी कर देगा, लेकिन अभी उसने फरिया से इस बारे में कोई बात ना की थी। फरिया जो बहुत सदमे में थी। अगले ही दिन राबिया ने सुबह सवेरे उस पर घर की सारी जिम्मेदारी डाल दी थी। कहने लगी, भाई मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम आ ही गई हो तो सफाई सुथराई, खाना पकाना ये सब तुम देखो। तुम्हारी बच्ची का हम स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते, छोटे मोटे काम इससे भी कह दिया करो। ये क्या हर समय गुड़िया पकड़ कर बैठी रहती है? राबिया ने हया की तरफ देखा तो फरिया एकदम ही हैरान हो गई। कहने लगी, भाभी हया बहुत छोटी है, इसे तो अभी समझ नहीं है, सारे काम मैं खुद कर लूंगी, आप परेशान ना हो। अपनी बच्ची को बचाने के लिए फरिया ने खुद सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली और फिर सुबह से रात तक वो घर के काम करती रही। उसे तो ये सोचने का भी समय नहीं मिला था कि उस पर क्या कयामत गुजर चुकी है। रात को थकी हारी जब वो अपनी चारपाई पर लेटी, तब उसे होश आया कि वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रही है। और उस समय उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। साजिद से मिली तलाक ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। ससुराल में भले ही उसकी इज्जत नहीं थी, लेकिन वो उसके पति का घर था और यही एक बात उसके लिए काफी थी। लेकिन यहाँ तो छत भी अपनी नहीं थी। वो भाई के सहारे पर कब तक रहती? राबिया की फितरत से भी वाकिफ थी। भविष्य की चिंता उसे सताने लगी। उसे यकीन था कि आगे उसकी जिंदगी में अब कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। सब लोगों ने उसे मनहूस करार दिया, लेकिन बाप ने उसे सीने से लगा लिया। शादी की तारीख तय हुई तो उसी रात उसके बाप का देहांत हो गया। शादी के बाद साजिद ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो तो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था, उसे तो कोई और खूबसूरत और अमीर औरत चाहिए थी। लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती ये रिश्ता जोड़ दिया और फिर उसे पता चला कि उसकी सास ने उसे मुफ्त की नौकरानी बनाने के लिए शादी की है। वो गरीब थी, आगे पीछे कोई नहीं था, सास ने उसे नौकरानी का दर्जा दे दिया। वो सारा दिन ससुराल में काम करती और रात को अपने पति साजिद के ताने सुनती। उसकी जिंदगी बस इसी भंवर में गुजरती चली गई थी। ऐसे में हया भी उसकी गोद में आ गई थी और फिर उसने अपनी हर खुशी को हया के साथ जोड़ ली थी। हया हंसती तो वो हंसती, वो रोती तो वो रोती। इसलिए सोचा था कि वो सारी जिंदगी साजिद की छत के नीचे हया की खातिर गुजार देगी, लेकिन कौन जानता था कि किस्मत उसे ऐसा धक्का देगी कि वो तलाक लेकर वापस भाई के घर आ जाएगी, जहां राबिया जैसी औरत पहले से ही मौजूद थी। सारी रात फरिया रोती रही थी और अगली सुबह वो फिर से वही नौकरानी का काम संभाल चुकी थी। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। राबिया उठते बैठते उसे ताने देती, मनहूस मनहूस कहती, हया के साथ मारपीट करती। हया अपनी मामी के बच्चों के साथ खेलना शुरू करती तो राबिया उसे धकेल कर कहती कि तू भी माँ की तरह मनहूस होगी, मेरे बच्चों से दूर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे साय की वजह से मेरे बच्चों की खुशियां भी छीन जाएं। राबिया की बातें फरिया का कलेजा छलनी कर देती। कभी कभी तो वो सोचती कि वो असलम को इस बारे में बताए, लेकिन फिर सोचकर चुप हो जाती कि उसकी वजह से भाई की शादीशुदा जिंदगी भी खराब ना हो।
ऐसे ही एक महीना ही गुजरा था तो राबिया का एक पैर पर खड़ी हो गई कि अब तो फरिया की शादी करवा देनी चाहिए। वो फरीहा और हया को किसी तरह बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। फरिया अकेली होती तो शायद रिश्ता भी मिल जाता, लेकिन एक बेटी के साथ भला कौन उसे अपने घर की बहू बनाता। असलम ने बहुत तेजी से उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ हासिल न हुआ। राबिया की जिद बढ़ती जा रही थी। असलम उसके आगे मजबूर था। अपना घर बचाने के लिए वो बस बहन को विदा कर देना चाहता था। असलम के एक दोस्त ने उसे एक रिश्ते के बारे में बताया। वो 55 साल का बूढ़ा आदमी था जिसकी बीवी मर चुकी थी, औलाद कोई नहीं थी। उसे अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए किसी की जरूरत थी। असलम ने पता किया तो पता चला कि बूढ़े का अपना घर था, एक दुकान किराए पर चल रही थी, पैसों की कोई परेशानी नहीं थी। फरिया के मुकाबले में वो उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन अब असलम भी बहन से तंग आ चुका था और अपनी जान छुड़ाना चाहता था, क्योंकि रोज रोज लड़ाई करना उसके बस में नहीं था। फिर महंगाई बहुत थी, उसके लिए खर्चा उठाना भी मुश्किल था। इसीलिए असलम ने फरिया का रिश्ता पक्का कर दिया। ना उसने फरिया से सलाह ली थी, ना उससे पूछा था। बस रिश्ता तय करके उसे खबर सुनाई थी कि 4 दिन बाद ही वो अपने दूसरे पति के साथ विदा हो जाएगी। ये सुनकर फरीहा बहुत रोई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेटी के सर पर सौतेले बाप का साया कैसे पड़ने दे। जो कुछ उसने समाज के बारे में सुन रखा था, इसके बाद तो उसे और भी ज्यादा डर लगता था, लेकिन भाई भाभी के आगे उसकी एक ना चली और 4 दिन बाद वो फखरुद्दीन के साथ विदा हो गई। फखरुद्दीन 55 साल का बुढ़ा था, एक के बाद एक सिगरेट की कश लगाता था। जब वो फरीहा के पास कमरे में आया तो फरीहा की जान निकल गई। वो उसके बाप की उम्र का था। सिगरेट फूंक फूंक कर उसके होठ काले हो चुके थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। फरिया हया को पहले ही सुला चुकी थी और खुद बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन पति को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई कि उसकी और फखरुद्दीन की पहली मुलाकात थी। उसे यकीन नहीं आया था कि उसके भाई ने उसके लिए 55 साल के बूढ़े का चुनाव किया था। वो रात उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर गुजारी थी। फखरुद्दीन के साथ गुजारा करना नामुमकिन लग रहा था। रात गुजरी तो फखरुद्दीन दोबारा से उठकर सिगरेट पीने लगा। कमरे में सिगरेट का धुआं भरा तो 10 साल की हया भी उठकर बैठ गई। वो बुरी तरह से खांसने लगी। इससे पहले कि फरिया हया के पास जाती, फखरुद्दीन तेजी से उसके पास पहुंच गया। उसके बालों में हाथ फेरकर उसके पास बैठकर उसका चेहरा तकने लगा। ये बात फरिया को कुछ अजीब लगी, लेकिन घर में एक ही कमरा था, वो हया को कहीं और भेज भी नहीं सकती थी। उसने हया को उठाकर सीने से लगाना चाहा तो फखरुद्दीन ने हया का हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत और प्यारी है। उसने हया के गालों को चुटकी में भरा था और फिर अपनी हवास भरी नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। फरिया एक समझदार औरत थी, इस तरह की नजरों का मतलब समझने में ज्यादा समय न लगा। डर के मारे फरिया कांपने लगी, क्योंकि इस घर में वो फखरुद्दीन की दया पर थी और अगर फखरुद्दीन की नजर उसकी औलाद पर खराब हो रही थी तो उसके लिए इस छत के नीचे अपनी बेटी को बचाना मुश्किल था। फरिया ने बड़ी तेजी से हया को अपने पास खींचा और अपने पास लिटा लिया। फिर फखरुद्दीन से कहने लगी कि हया बच्ची है और सिगरेट के धुएं से इसकी तबीयत खराब हो रही है। आपको सिगरेट पीनी है तो बाहर जाकर पिए। फरिया का बस चलता तो वो फखरुद्दीन को कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल देती, लेकिन ये घर भी उसका था और ये छत भी। फरिया को मजबूरन उसे उसे बर्दाश्त करना था, लेकिन अपनी बच्ची को किसी नर्क में नहीं झोंकना चाहती थी। इसीलिए उसने कस कर हया को अपनी बाहों में समेट लिया और सारी रात दिल ही दिल में दुआएं करती रही। खुदा से अपनी बेटी के लिए दुआ मांगती रही। जैसे तैसे सुबह हुई तो फरिया के दिल को चैन आया, लेकिन फिर उसे पता चला कि फखरुद्दीन तो सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता है। इसकी दुकान तो किराए पर चल रही है, जहां से इसे महीने के पैसे मिल रहे थे। वो कोई नौकरी तो करता ही नहीं था और इस बात ने और फरिया को परेशान कर दिया था। वो हया की पहरेदारी कब तक कर सकती थी? कब तक वो उसे फखरुद्दीन की नजरों से बचा सकती थी? कई दिन इसी चूहे बिल्ली के खेल में गुजर गए। फरिया किचन में होती तो हया को अपने पास बिठा लेती, वॉशरूम जाती तो उसे दरवाजे के पास ही खड़ा कर लेती। किसी पल उसने हया को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया, लेकिन रात में फखरुद्दीन को मौका मिल ही गया। कई रातों से जागती हुई फरिया को न जाने कैसे नींद आ गई और फखरुद्दीन सोती हुई हया के पास पहुंच गया। वो धीरे से हया के बालों में हाथ फेरते हुए उसे तकने लगा। सिगरेट की लत ने उसे खांसी का मरीज बना दिया था। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसे जोरदार खांसी आई और उसकी खांसी की आवाज से फरिया की आंख खुल गई। जैसे ही वो उठकर बैठी तो उसने दूसरी चारपाई पर सोई हुई हया के पास फखरुद्दीन को देखा और वो चीखती हुई उठ खड़ी हुई। फिर फखरुद्दीन को एक जोरदार धक्का दिया और हया को अपनी गोद में उठा लिया। हया गहरी नींद में थी, वो इतना कुछ होने के बाद भी जागी नहीं थी। फरिया गुस्से में फखरुद्दीन को बुरा भला कहने लगी। ये सुनकर फखरुद्दीन जोर से हंसा और कहने लगा कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों के बदले में मैंने तुम्हारे भाई को बड़ी भारी कीमत दी है। तुम्हारे भाई ने अपना घर बनवाना शुरू कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि इतने पैसे मैंने ऐसे ही दिए हैं?
ये सुनकर फरिया ने गुस्से भरी नजरों से फखरुद्दीन को देखा। उसे इस आदमी की बात पर एक पैसे का भी यकीन न आया। उसने फखरुद्दीन को नफरत से देखा और हया को गोद में उठाए घर से बाहर निकल गई। सुबह तड़के का समय था। हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। फरिया भागती हुई रिक्शे स्टैंड पर तक पहुंची और रिक्शा करके वो वापस असलम के घर पहुंच गई। उसे यकीन था कि फखरुद्दीन ने उसे झूठ बोला है। भला उसका भाई ऐसा कैसे कर सकता था। लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वाकई घर में काम चल रहा था। असलम नौकरी पर जाने के लिए उठा हुआ था। फरिया ने दरवाजा बजाया तो असलम ने ही दरवाजा खोला। इतनी सुबह बहन और भांजी को देखकर वो हैरान हुआ और पीछे हटा तो फरिया घर में दाखिल हो गई। रोते हुए वो चारपाई पर बैठ गई और उसने भाई को सारी बात बताई। फिर उसने असलम से भी पूछा क्या आपने फखरुद्दीन से कोई पैसे लिए हैं। ये सुनकर असलम को गुस्सा आ गया कि फरिया की बात का सही से जवाब देने के बजाय वो कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हारा ही घर बसाने का कोई इरादा नहीं है। पहले तुम 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को दफना कर चली आई हो और अब हफ्ते भर में ही लौट आई हो। तुम्हारा अब दिमाग तो ठीक है या नहीं? क्या मैं तुम्हारी शादी ही करता रहूंगा? असलम बहुत गुस्से में आ गया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो बहन को बता सकता कि उसने राबिया के कहने पर उस बूढ़े से अच्छी खासी रकम ली थी और उन्हीं पैसों से ही घर बनवाना शुरू कर दिया था। राबिया भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी कि अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हमने तुम्हारी दूसरी शादी करवा दी है। जाओ और जाकर अपने पति के साथ जिंदगी गुजारो। ज्यादा झूठी बातें ना करो। राबिया ने डायरेक्ट फरिया को झूठा करार दे दिया था, जबकि भाई ने उससे मुंह फेर लिया था। फरिया को यकीन नहीं आया था कि उसका भाई इतना कैसे बदल गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका भाई भी उसका साथ नहीं देगा। ना चाहते हुए भी फरिया के दिल ने फखरुद्दीन की बात पर यकीन कर लिया था। शायद वाकई उसके भाई ने उसकी कीमत लगा दी थी। असलम बीवी से कहने लगा कि मेरा नाश्ता लगा, तुम्हें तो पता है कि मुझे घर से जल्दी निकलना होता है। फिर उसने फरिया की तरफ नजर डाली और कहने लगा कि इससे पहले कि तुम्हारा पति तुम्हें लेने आए, तुम खुद रिक्शा पकड़ो और वापस अपने घर चली जाओ। यहाँ मुझे अब और कोई तमाशा नहीं चाहिए। मेरे बच्चों के उठने से पहले निकल जाओ, वरना उन पर भी बुरा असर पड़ेगा। असलम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर फरिया के आगे फेंके और कहने लगा कि रिक्शे का किराया है, पकड़ो और वापस निकलो। फरिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो दोबारा फखरुद्दीन के घर जाने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अब यहाँ रुकना भी संभव नहीं था। उसने हया को अपनी गोद में उठाया, लेकिन भाई के फेंके हुए पैसे ना उठा ऐसे ही इस घर से निकल गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर देखा तो खुद ब खुद उसके दिल से एक आह निकली। ये घर उसके बाप का था, इसमें उसका भी हिस्सा था, लेकिन उसने भाई की मोहब्बत में कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा था। आज बहुत मजबूरी के कारण वो इस चौखट पर दोबारा लौटी थी। तो जो धुतकार उसे भाई से मिली थी, उसने फरिया का दिल चीर कर रख दिया था। वो अपने स्वर्गीय माँ बाप को याद करते हुए आंसू बहाती चौखट पार कर गई थी। मगर इससे पहले कि वो कुछ कदम आगे बढ़ाती, एक तेज आवाज आई, इतनी तेज कि फरिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने पलटकर देखा तो उसकी जान निकल गई। उसके भाई के घर की छत गिर चुकी थी और अंदर से चीखों की आवाज आई थी। वो वापस दौड़ती हुई घर के आंगन तक पहुंची तो ये देखकर उसकी जान निकल गई कि असलम हक्का बक्का आंगन में खड़ा था, जबकि जिस कमरे की छत गिरी थी उसमें असलम के बच्चे थे और राबिया किसी काम से अंदर गई थी। असलम पागलों की तरह मलबे के ढेर में बीवी और बच्चों को ढूंढने लगा, लेकिन पूरी की पूरी छत गिरने से दीवारें भी गिर गई थीं। फरिया भी फौरन भाई के पास दौड़ी और अपने हाथों से मलबा हटाने लगी। हया भी माँ को की देखा देखी मलबा हटा रही थी। कुछ आस पड़ोस वाले जमा हो गए थे। किसी ने पुलिस वालों को फोन किया था, किसी ने खुद असलम की मदद करनी शुरू कर दी थी। काफी देर बाद जाकर मलबा हटाने वाली गाड़ियां आई थीं और उसके बाद जब मलबा हटाया गया तो अंदर से जख्मों से चूर राबिया बरामद हुई थी। बच्चे तो तब भी नहीं मिले थे। फिर कई घंटों की मेहनत के बाद जब मलबा पूरी तरह से हटा तो असलम के दोनों बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए थे। पता चला था कि घर बनाने वालों ने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से छत गिर गई थी। राबिया का तो हाल ही बुरा हो गया था। वो बस आंखें फाड़े अपने बच्चों की लाशें देख रही थी। असलम भी अपने होश खो चुका था। फरिया ने आगे बढ़कर भाई और भाभी को सहारा दिया था। उसे भी बहुत दुख था, लेकिन अभी उसे अपने भाई की हिम्मत बांधनी थी। कुछ देर पहले वाली सारी कड़वाहट और दुख भुलाकर वो भाई के पास खड़ी हो गई थी। फिर कैसे समय गुजरा, कैसे बच्चों का कफन दफन हुआ, कुछ पता ही ना चला। मोहल्ले वालों ने जैसे तैसे असलम को हिम्मत दी थी। राबिया को तो अब भी होश नहीं था। कभी वो बेटे को पुकारती तो कभी बेटी को, और फिर ऐसे ही 10-12 दिन गुजर गए। 10-12 दिन बाद फरिया ने जब उसे बुरी तरह से झंझोड़ा और कहा कि भाभी होश करो, बच्चे नहीं रहे, तब राबिया को होश आया था। उसने हया को देखा और उसे सीने से लगाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी और फिर फरिया से माफी मांगने लगी। कहने लगी, तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई।
तुम्हारी आह मेरे घर को खा गई। मैंने तुम पर जुल्म किया था ना। देखो मुझसे हिसाब ले लिया गया है। मेरे दोनों बच्चे मुझसे जुदा हो गए। मैंने तुम्हारी बच्ची को उस बूढ़े के पास वापस भेजना चाहा था, ये जानते हुए भी कि वो बदनीयत है, ये जानते हुए भी कि तुम सच कह रही हो। देखो खुदा ने इंसाफ कर दिया, मैं खाली हाथ रह गई। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को यहाँ रखूंगी तो मेरे बच्चों का भविष्य खराब होगा, लेकिन देखो आज मेरे बच्चे ही मुझसे छीन गए हैं। मैंने अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से अपने बच्चों की खुद जान ले ली है। ये कहकर राबिया अपने मुंह पर थप्पड़ मार मार कर रोने लगी। फरिया ने उसे सीने से लगाया और उसे दिलासा देने लगी, चुप करवाने लगी। पास बैठा असलम भी रो रहा था, उसकी नजरें भी शर्म से जमीन में झुकी हुई थीं। वो भी जान गया था कि उन पर खुदा का कहर नाजिल हुआ है। वो भी अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ रहा था। बीवी के बहकावे में आकर उसने फखरुद्दीन से एक अच्छी खासी रकम वसूल की थी और फरिया को उसके हवाले कर दिया था, और इस बात का एहसास उसे आज अच्छी तरह से हो गया था कि उसकी बहन के साथ कितनी ज्यादती की थी। फरिया ने दिल से दोनों को माफ कर दिया था और असलम ने खुद फरिया और फखरुद्दीन की तलाक करवा दी थी। अब बार बार उसे माफी मांग रहा था और फरिया ने भी उसे दिल से माफ कर दिया था, लेकिन क्योंकि जो कयामत भाई के घर पर गुजरी थी इसके बाद किसी भी तरह का कोई शिकवा नहीं बनता था। फरिया अपने भाई भाभी के घर पर रहने लगी। राबिया फिर माँ न बन सकी तो उसने हया को ही सीने से लगा लिया। हया को अपनी माँ के साथ 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 मामी का भी प्यार मिल गया था। असलम उठते बैठते अपनी बहन से माफी मांगता रहता। फरिया उसे माफ कर चुकी थी, लेकिन असलम को सुकून न मिलता। दोनों पति पत्नी के लिए शायद ये सारी जिंदगी का पछतावा था। उन्होंने एक मासूम की आह ली थी। हया जैसी बच्ची को फखरुद्दीन जैसे मर्द के हवाले करने का सोचा था। शायद इसलिए समय ने पलटकर वार कर दिया था। आज हया, फरीहा, असलम और राबिया चारों एक ही घर में रहते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ। काश ये प्यार और मोहब्बत राबिया पहले दिखा देती। काश असलम पहले अपनी जिम्मेदारी समझ लेता तो उन्हें इतना नुकसान न उठाना पड़ता जो उनके हिस्से में आ गया था। और इस बात की समझ असलम और राबिया को दोनों को ही हो गई थी कि बहनें बोझ नहीं होती बल्कि भाइयों की ढाल होती हैं। बहनों की दुआओं से भाइयों के घर आबाद रहते हैं। इसलिए अपनी बहनों को नाराज ना करें बल्कि अपने घरों के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रखें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।